औरतों को चार दीवारी में रखने वाला गांव। सुबह का समय था। रघुनाथ, विक्रम और रवि डाइनिंग टेबल पर बैठे चाय नाश्ता कर रहे थे। कौशल्या, सुजाता और अदिति रसोई से गर्म पराठे और चाय लेकर उन्हें सर्व कर रही थी। देख रहे हो विक्रम, अखबार में लिखा है कि शहर की औरतें अब दफ्तरों में नौकरियां कर रही हैं। अरे कलयुग आ गया है। अगर औरतें ही बाहर जाकर कमाएंगी तो ये मर्द क्या घर में बैठकर पापड़ बेलेंगे। वही तो बाबूजी, औरतों का काम चूल्हा चौका संभालना, गेहूं पीसना है। ये बाहर जाकर हाथ पांव मारना उन्हें शोभा नहीं देता। कुदरत ने आदमियों को बाहर के कामों के लिए बनाया है और औरतों को चार दीवारी के लिए। जी ठीक कह रहे हैं। कुछ समय बीत जाता है और रात हो जाती है। रात को अदिति अपने कमरे में चुपके से पढ़ रही थी। तभी रघुनाथ वहां आता है। विक्रम, रवि, जल्दी यहाँ आओ। देखो तुम्हारी बहन क्या गुल खिला रही है। पापा वो मैं बस। ये क्या है अदिति? हमसे चुप करिए, डॉक्टर की पढ़ाई चल रही है। हाँ, आज किताब पकड़ी है, कल बाहर जाकर अनजान मर्दों का इलाज करेगी। क्या यही सिखाया है हमने तुझे? तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी मर्जी के खिलाफ जाने की? लेकिन अब बहुत हुआ, अब ये खेल खत्म होगा। पापा जी प्लीज ऐसा मत कीजिए। मेरी बरसों की मेहनत है। कल मेरा आखिरी एग्जाम है। बस कल का दिन और फिर मैं कभी किताबें नहीं छूंगी। प्लीज पापा। हट यहाँ से, बहुत पढ़ लिया तुमने, अब इसकी जरूरत नहीं है। हंगामा सुनकर कौशल्या और सुजाता भी बाहर आ जाती हैं। विक्रम, रवि और रघुनाथ सारी किताबों को घर से बाहर ले जाते हैं। बाबूजी प्लीज उसे पढ़ने दीजिए। अगर वो डॉक्टर बन गई तो आपके ही खानदान का नाम ऊंचा होगा। अरे चुप कर बहू, नाम नहीं बदनामी होगी। गांव वाले कहेंगे कि रघुनाथ की बेटी गैरों के बीच उठती बैठती है। रघुनाथ किताबों पर कैरोसिन छिड़कता है और उन्हें जला देता है। आसपास के गांव वाले अपने घरों के बाहर खड़े होकर ये सब देख रहे थे। अरे सही किया रघुनाथ भाई, लड़कियों को बढ़ाकर आजाद पंछी नहीं बनाना चाहिए। सब खत्म हो गया। कल मेरा आखिरी एग्जाम था। अगर बस कल मैं चली जाती तो डॉक्टर बन जाती। ऐसी कुछ समय बीत जाता है। दोपहर का समय था। सुजाता की एक शहर वाली सहेली रिया आई हुई थी। यार सुजाता, तू भी इन चार दीवारों में ही कैद है। कभी बाहर घूमने चला कर। और ये साड़ी ये तो बिल्कुल तेरी चॉइस की नहीं हो सकती है। सच बता, ये किसने ली है? नहीं, वो मैंने ही ली है बाजार से। अच्छी तो है। तभी विक्रम हाथ में 2 साड़ियां लिए वहां आता है। ये लो सुजाता, कल से यही पहनना, बाजार में नई आई थी। अरे तेरे पति तेरे लिए कपड़े लाते हैं, तू खुद नहीं जाती? ये क्या बात हुई? कौन हो तुम और हमारे घर में ये पंचायत क्यों कर रही हो? मैं सुजाता की सहेली हूँ और मैं बस ये कह रही हूँ कि अपनी पसंद की चीज पहनना हर औरत का हक है। शहर में चलता होगा कि औरतें चाहे जहाँ चली जाएं और जो चाहे करें, पर यह हमारा गांव है। यहाँ घर की औरतें क्या पहनेंगी और कहाँ जाएंगी ये मर्द तय करते हैं। अब निकलो यहाँ से अभी के अभी। विक्रम रिया को घर से बाहर निकाल देता है। कुछ समय बीत जाता है और शाम हो जाती है। रघुनाथ कुर्सी पर बैठा था। तभी कौशल्या बहुत ही डरते हुए वहां आती है। जी मैंने सुना है कि पास वाले गांव में बड़ा सत्संग हो रहा है। बहुत बड़े महात्मा आए। अगर आप कहें तो क्या मैं कल वहां हो आऊं? क्या बकवास कर रही है? सत्संग सुनेंगी? अरे घर के काम कौन करेगा? वो जो आंगन में गेहूं रखे हैं उन्हें धोकर सुखाओ, चक्की पर पीसो। पर मैं तो बस कुछ ही घंटों के लिए। बड़ी आई सत्संग सुनने वाली। अब जा और जाकर गेहूं पीस। कौशल्या बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। कुछ समय बाद रात हो जाती है। सुजाता अपने कमरे में थी और वो बहुत बीमार थी। जी मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए, बहुत तेज बुखार है। डॉक्टर के पास? पागल हो गई हो क्या? हमारे घर की औरतें डॉक्टर की दुकान पर नहीं जाती। पर मुझसे सहा नहीं जा रहा। सब ठीक हो जाएगा। मैं माँ से बोलकर काढ़ा बनवा देता हूँ, इसे पीकर सो जाना। डॉक्टर वॉक्टर के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। विक्रम वहां से चला जाता है। आज तो मैं कम बीमार हूँ। अगर कहीं मैं ज्यादा बीमार हो गई तो क्या तब भी ये मुझे डॉक्टर के पास नहीं ले जाएंगे? कुछ समय बाद सुबह हो जाती है। पड़ोस के घर में रहने वाली नई नवेली बहू मीना ट्रैक सूट पहनकर अपने घर से बाहर निकल रही थी। तभी उसका पति सुरेश उसे रोक देता है। अरे कहाँ की तैयारी है सुबह सुबह? ये जूते पहनकर कहाँ जा रही हो? मैं बस थोड़ा टहलने जा रही थी। मुझे सुबह सुबह खुली हवा में घूमने की आदत है। मैं अपने मायके में पार्क में घूमती थी, लेकिन यहाँ पार्क तो नहीं है तो सोचा कि खेतों में ही चली जाती हूँ घूमने के लिए। तुम्हारे मायके में क्या होता था ये मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ की औरतें सुबह उठकर खेतों में हवा खाने नहीं जाती। ये सुबह की सैर का शौक हमने मायके ही छोड़ाना था। पर इसमें बुराई क्या है? मैं तो बस। जुबान मत लड़ाओ और घर के अंदर आओ और सुबह के नाश्ते की तैयारी करो। मीना दुखी होकर वहां से चली जाती है। मीना के घर से कुछ ही दूरी पर सरिता का घर था। सरिता किचन में बैठकर खाना बना रही थी। मेरे बाबूजी ने अपना पेट काट कर मुझे पढ़ा लिखा था। मैंने इतनी पढ़ाई इसलिए नहीं की थी कि मैं जिंदगी भर इसी रसोई में बैठकर आटा गूंथूं और चक्की चलाऊं। मैं बाहर जाकर काम करना चाहती हूँ, नौकरी करना चाहती हूँ। आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? तेरे बाबूजी ने पैसे खर्च किए होंगे
पर इस घर की और गांव की परंपरा है कि औरतें घर से बाहर काम जाकर नहीं करेंगी। औरतों का काम बाहर की दुनिया संभालना नहीं है, औरतों का काम अपना घर संभालना है, तो बस वही तुम करो। पर अगर मैं 2 पैसे कमाऊंगी तो घर का ही तो भला होगा, फिर इसमें क्या गलत है? गलत है ये कि तू इस घर के मर्दों को नीचे दिखाना चाहती है। कान खोल कर सुन ले, हमारे गांव में औरतें बाहर नहीं जाती। अगर तुझे नौकरी करना ही है तो चली जा यहाँ से और लौट कर वापस नहीं आना। कुछ समय बीत जाता है और दोपहर हो जाती है। सुजाता अपने कमरे में बैठकर अपने फोन पर ब्लॉग देख रही थी। उसमें एक लड़की बाजार में घूम रही थी, ब्यूटी पार्लर जा रही थी और खूब मस्ती कर रही थी। कितनी आजाद है ये, और एक मैं हूँ। मेरी तो दुनिया ही इन 4 दीवारों में कैद हो गई है। काश मैं भी अपनी मर्जी से कभी बाजार जा पाती, किसी पार्लर में बैठकर मेकअप करवा सकती, अपने लिए एक अच्छी सी ड्रेस खरीदती, किसी सिनेमा हॉल में बैठकर कोई मूवी देखती। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं यहाँ से कभी बाहर ही नहीं निकल सकती। रात का समय था। गांव की चौपाल पर गांव के सारे आदमी बैठे हुए थे। रघुनाथ, विक्रम, रवि भी वहां पर बैठे हुए थे। आजकल की औरतों के पर कुछ ज्यादा ही निकलने लगे हैं। अरे बात बात पर बाहर जाने की जिद करती हैं। उन्हें समझ क्यों नहीं आता कि उनका काम बस घर के अंदर तक ही है। अरे समझ कहां से आएगा, उनकी अकल तो चोटी के पीछे होती है। घर के लिए राशन लाना, औरतों के कपड़े लाना, बाहर के काम करना, ये सब आदमियों का काम है। औरतों का काम है पतियों की सेवा करना और घर संभालना। अरे बाहर जाकर करेंगी भी क्या ये औरतें? इन्हें बाजार में कोई भी आदमी ठग लेगा। बातें तो बस ये घर की 4 दीवारी में बैठकर बड़ी बड़ी करती है। बाहर तो इनकी जबान को लकवा मार जाता है। इसी तरह सभी बातें करते हुए कुछ समय बीत जाता है। अगले दिन दोपहर का समय था। रवि दूसरे गांव के एक छोटे से ढाबे पर बैठा था। उसके सामने रोशनी बैठी थी। रोशनी, अब और इंतजार नहीं होता मुझसे। हमारे इस रिश्ते को कई साल हो गए हैं, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। रवि, इतनी जल्दबाजी क्यों? मुझे अभी कुछ काम करने, एक छोटी सी जॉब करनी है। मैं अपनी जिंदगी को थोड़ा जीना चाहती हूँ और खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। पर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता रोशनी, सच कह रहा हूँ। प्लीज अब और मत टालो, हम शादी कर लेते हैं, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अगर तुम इतना ही कह रहे हो तो मैं तैयार हूँ, पर अपने घर पर बात तो करो पहले। हाँ, मैं आज ही जाकर अपने पापा से बात करता हूँ। अच्छा, मतलब तुम सिर्फ अपने पापा से बात करोगे, अपनी माँ से नहीं पूछोगे? अरे माँ क्या बोलेंगी, माँ का क्या है, घर में पापा जी ही सब कुछ है। रवि ये बोलकर वहां से चला जाता है। ये कैसी सोच है इसकी? इसके लिए तो इसके पापा ही सब कुछ है और माँ तो कुछ है ही नहीं। रघुनाथ अपने कमरे में था, तभी रवि उसके लिए ठंडी लस्सी लेकर वहां आता है। लीजिए पापा जी, ठंडी लस्सी पीजिए। ये लस्सी में जो तूने इतना मक्खन डाला है ना, मुझे पता है कि ये सब तू जरूर कोई बात मनवाने के लिए कर रहा होगा। अब सीधी तरह बता कि क्या बात मनवानी है। पापा जी, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। वो दूसरे गांव की है, थोड़ी पढ़ी लिखी और समझदार है। बस आप एक बार हाँ कर दीजिए, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। अरे दिमाग खराब है तेरा? दूसरे गांव की पढ़ी लिखी लड़की इस घर में आएगी? वो आजाद हवा में उड़ने वाली चिड़िया है, नहीं होगी ये शादी। पापा जी मान जाइए ना प्लीज, वो बहुत अच्छी है, मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा। प्लीज पापा मान जाओ ना प्लीज। ठीक है, अगर तेरी इतनी जिद है तो कर देते हैं तेरी शादी दूसरे गांव की चिड़िया से। सच पापा, हम मान गए। हाँ, तू उसे ले आ इस घर में। वो दूसरे गांव की चिड़िया है तो क्या हुआ, हम भी दूसरे गांव की चिड़ियों के पर काटना बहुत अच्छे से जानते हैं। एक बार इस घर में तो आ जाए, फिर देखना उसे, वो भी सभी औरतों की तरह इन 4 दीवारियों में कैद कर लेंगे उसे। कुछ समय बीत जाता है और रवि और रोशनी की शादी हो जाती है। रोशनी का आज गृह प्रवेश चल रहा था। रवि, यहाँ कोई और नहीं है क्या? गृह प्रवेश में तो मोहल्ले की औरतें आती हैं। तुम्हें मोहल्ले वालों से क्या लेना देना बहू? हम तीनों खड़े हैं ना यहाँ। इस घर की औरतें बाहर वालों से ज्यादा मतलब नहीं रखती। हम ही तुम्हारा परिवार है और हम ही तुम्हारी दुनिया है। रोशनी अपना गृह प्रवेश करती है। अगली सुबह का समय है। रोशनी नहाकर तैयार होकर एक कपड़े का झोला लेकर बाहर जाने लगती है। तभी रवि वहां आता है। ये झोला लेकर सुबह सुबह कहाँ जा रही हो तुम? अरे आज मेरी पहली रसोई है ना, और घर में ढंग की सब्जियां नहीं है। मैं बस बाहर ताजी सब्जियां लेने जा रही हूँ। अरे पागल हो गई हो तुम? बाहर जाओगी ऐसे? ऐसे थोड़े होता है रोशनी। तुम्हें जो भी चाहिए मुझे बता दो, मैं बाजार से ले आऊंगा, तुम यहीं घर पर रहो। अजीब बात है, खाना मुझे बनाना है तो सब्जियां तो मैं अपने हिसाब से छाट कर लाऊंगी ना। मेरे मायके वाले गाँव में तो मैं खुद बाजार जाकर मोल भाव करती थी। तुम्हें क्या पता कि कौन सा बैंगन अंदर से खराब है और कौन सा नहीं? बहू, ये तुम्हारा मायका नहीं, हमारा गांव है और हमारे खानदान की औरतें बाजार नहीं जाती, चाहे कुछ भी हो जाए। आदमियों को अच्छे से पता है कि घर में क्या आना चाहिए और क्या नहीं, इसलिए जैसा बोला जा रहा है वैसा ही करो।
रोशनी दुखी होकर वहां से चली जाती है। कुछ समय बाद शाम हो जाती है। विक्रम, रवि और रघुनाथ तैयार होकर कहीं जा रहे थे, तभी कौशल्या, सुजाता, अदिति तैयार होकर वहां आती है। रोशनी किचन में अभी खाना बना रही थी। रोशनी बेटा, जल्दी से अपनी वो नई वाली साड़ी पहन ले, हम सब लोग बुआ जी के बेटे की शादी में जा रहे हैं। किसने कहा है कि तुम लोग भी जा रही हो? पर वो तो हमारे बहुत खास रिश्तेदार हैं। बुआ जी ने हमें खुद बुलाया था, हम कैसे नहीं जाएंगे। बुलाया होगा, पर हमारे यहाँ शादी में सिर्फ मर्द जाते हैं। तुम सब यहीं रहोगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चलो विक्रम, रवि। रघुनाथ, विक्रम और रवि वहां से चले जाते हैं। दूर से रोशनी ये सब देख रही थी और उसे ये सब अच्छा नहीं लगता। अगले दिन शाम को सुजाता बाहर जा रही थी, तभी विक्रम वहां आ जाता है। कहाँ जा रही हो? वो मेरी चेहरे पर लगाने वाली वो नाइट क्रीम खत्म हो गई थी, थोड़े पिंपल्स हो रहे हैं ना, तो सोचा पास वाली दुकान से जाकर खुद ले आऊं। तो मुझे बता देती, मैं ले आता। अरे वो क्रीम लड़कियों वाली होती है, आप उसके बारे में नहीं समझा पाएंगे। जबान मत लड़ा सुजाता, तू मुझे बताएगी कि क्या मैं समझ सकता हूँ और क्या नहीं। औरतें आदमियों से कम ही जानती हैं। और सुन ले, अब कोई क्रीम व्रीम नहीं आएगी इस घर में, अब जा अंदर। विक्रम वहां से चला जाता है। दूर खड़ी रोशनी ये देख रही थी। ये तो हद हो गई इस घर के। मर्द तो औरतों को पालतू जानवर समझते हैं, ये सब बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। अगली सुबह अदिति सोफे पर बैठकर एक कहानियों की किताब पढ़ रही थी, तभी रघुनाथ वहां आता है और उससे वो किताब छीन लेता है। ये क्या है? मैंने तेरी सारी किताबें जला दी थी ना, फिर ये कहां से आई? पापा जी, ये तो बस नॉर्मल कहानियों की किताब है, इसे पढ़कर मैं कौन सी डॉक्टर बन जाऊंगी। मुझे तुम लड़कियों की आजादी पर कोई भरोसा नहीं है। आज ये पढ़ रही है, कल फिर से बाहर जाने के सपने देखेगी। ठीक है पापा जी, मैं नहीं पढ़ूंगी, पर आज मुझे बाहर जाने दीजिए। पास वाले गांव के सिनेमा हॉल में वो नई पिक्चर लगी है, मेरी सहेलियां भी जा रही हैं, प्लीज मुझे देखने जाने दीजिए। सिनेमा हॉल? औरतों का काम घर में बैठना होता है, सिनेमा हॉलों में बैठना नहीं। वहां जाकर यही सब सीखेगी ना कि बाहर कैसे घूमा जाता है। अब चुपचाप जाकर घर के काम कर। अदिति रोते हुए वहां से चली जाती है। रोशनी किचन में खड़ी होकर ये सब देख रही थी। अब मैं समझ गई हूँ कि इस घर की औरतों को इन 4 दीवारों के बीच कैद करके रखा जाता है और ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कुछ समय बाद रात हो जाती है। रोशनी को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो छत पर चली जाती है। तभी उसे पास वाले घर से कुछ आवाज आती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई बिना मुझसे पूछे अपने मायके जाने की? मैंने मना किया था ना। पर वो मेरा मायका है, मेरे माँ बाप है वहाँ, मैं उनसे मिलने भी नहीं जा सकती क्या? नहीं जा सकती, अब यही ससुराल तेरा घर है और ये तेरी पूरी दुनिया है। रोशनी ये सब देखकर हैरान रह जाती है। ये बीमारी सिर्फ मेरे ससुराल की नहीं है, इस पूरे गांव की है ये बीमारी। मुझे इन औरतों के लिए कुछ ना कुछ करना ही होगा। रोशनी वहां से चली जाती है। अगली सुबह रोशनी रसोई में जाती है जहाँ अदिति खाना बना रही थी। अदिति, तुम इतनी शांत क्यों रहती हो? कल तुम्हारे पापा ने तुम्हारी किताब फेंक दी थी और तुमने एक शब्द नहीं कहा। तुम अपने हक के लिए क्यों नहीं लड़ती? क्या फायदा लड़कर भाभी, कौन सुनेगा मेरी? रोशनी सुजाता के कमरे में जाती है। जेठानी जी, आप तो इस घर में मुझसे बड़ी हैं, आपको तो इन लोगों को जवाब देना चाहिए। आप ये क्यों सह रही हैं? रोशनी, मैंने लड़ना बहुत पहले छोड़ दिया था, तू भी इस घर की आदत डाल ले। लड़कर कुछ फायदा नहीं होगा। रोशनी जल्दी से कौशल्या के पास पहुंचती है। माँ जी, आप इस उम्र में भी अपने मन से सत्संग नहीं जा सकती, आप अपने हक के लिए क्यों नहीं लड़ती? बेटा, यही हमारी किस्मत है और हमेशा बदल नहीं सकते, इसीलिए मैं लड़ना छोड़ चुकी हूँ। अगली दोपहर को रघुनाथ, विक्रम और रवि खेतों में काम करने के लिए जा रहे थे, तभी रोशनी वहां आती है। बाबूजी, मैं भी आप लोगों के साथ खेत पर चलती हूँ, थोड़ा हाथ बटा दूंगी तो काम जल्दी निपट जाएगा। सुना रवि, तेरी पत्नी अब खेत पर जाकर हमारा हाथ बटाएगी। अरे ओ आजाद पंछी, खेती आदमियों का काम, औरतों का काम नहीं है। अरे पागल हो गई है तू बहू, यह खेती बाड़ी संभालना औरतों का काम नहीं है। औरतों का काम बस घर संभालना है, तो वही तुम करो। जिस मिट्टी से आप लोग बने हैं बाबूजी, उसी मिट्टी से औरतें भी बनी हैं और औरतें सब कुछ कर सकती हैं जो मर्द कर सकते हैं। मर्दों ने बस ये वहम पाल रखा है कि औरतें कुछ नहीं कर सकती। रोशनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाबूजी को पलट कर जवाब देने की? रहने दे रवि, इसका क्या, ये तो बोलती रहेगी। हमें देर हो रही है, चल खेत पर चलते हैं हम। रघुनाथ, विक्रम और रवि वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रोशनी सीधा कौशल्या, सुजाता और अदिति के पास जाती है। देखा आप लोगों ने, मैंने उन्हें जवाब दिया। हाँ, मैं जानती हूँ कि उन्होंने मुझे गालियां दी, बुरा भला कहा, लेकिन मैंने अपनी बात तो रखी ना। ऐसे ही आपको भी जवाब देना चाहिए। रोशनी, वैसे जवाब हम देकर या लड़कर क्या ही कर लेंगे? लड़कर हम अपनी जिंदगी वापस लेंगे जेठानी जी। अगर आप सब मेरा साथ दें तो हम भी इस घर के बाहर जा सकते हैं। सोचिए ना अदिति, अगर तू अपने हक के लिए लड़ेगी तो एक दिन सच में डॉक्टर बन जाएगी। क्या सच में भाभी? क्या मैं सच में फिर से पढ़ पाऊंगी?
हाँ अदिति, तो डॉक्टर बन सकती है और जेठानी जी आप अपनी जिंदगी एकदम बिंदास होकर जी सकती हैं। और सासू माँ, आप इस उम्र में आजादी से मंदिर जा सकती हैं, सत्संग सुन सकती हैं। तू सही कह रही है बहू, हमने तो बिना लड़े ही हार मान ली, पर अब हार नहीं मानेंगे। मैं भी आपके साथ हूँ भाभी, अब हम भी अपने हक के लिए लड़ेंगे और बाहर जाएंगे। अगले दिन जब सारे मर्द खेत पर चले जाते हैं तो दोपहर को कौशल्या, सुजाता, अदिति और रोशनी घर से बाहर निकलती हैं और गांव में घूम के आती हैं और फिर वापस घर आ जाती हैं। सच में कई साल हो गए थे जब से हमने तो बाजार की शक्ल भी नहीं देखी थी, लेकिन आज तो बहुत मजा आया। हाँ भाभी, बहुत मजा आया। मजा तो बहुत आया, लेकिन रास्ते में गांव की कई औरतों ने हमें देख लिया था, वो सब हमें घूर रही थी। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं उन्होंने तुम्हारे ससुर जी को कुछ बता दिया तो। माँ जी, डरने की कोई जरूरत नहीं है, अगर उन लोगों को पता भी चल जाएगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। कुछ देर बाद रात हो जाती है। रघुनाथ, विक्रम और रवि गुस्से में घर लौटते हैं। कौशल्या, ये मैं क्या सुन रहा हूँ गांव वालों से? आज तुम चारों औरतें घर से बाहर गई थी घूमने के लिए। सुजाता, तेरी हिम्मत कैसे हुई बाहर जाने की? हाँ गए थे हम, और क्यों नहीं जा सकते? क्या हम कोई कैदी हैं जो उम्र भर इसी घर में सड़ते रहे? हम भी इंसान हैं जी, हमें भी ताजी हवा खाने का हक है। पापा जी, ये सब क्या बोल रही है माँ? ये सब इस नई बहू का किया धरा है। इसने तुम सब पर जादू कर दिया है। पहले तो सभी औरतें घर के अंदर ही रहती थी, लेकिन इसके आने के बाद इनके अंदर पता नहीं बाहर जाने की क्या इच्छा पैदा हो गई है। कान खोलकर सुन लो सब, अगली बार अगर तुम में से कोई भी बाहर गया तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। चारों औरतें दुखी होकर वहां से चली जाती हैं और एक कमरे में एक साथ बैठ जाती हैं। देखा, मैं कह रही थी ना, गांव की औरतें हमारी चुगली कर देंगी। ये गांव की औरतें भी ना एकदम बेकार हैं, औरतें औरतों की ही दुश्मन है। अब हम कैसे बाहर जाएंगे? माँ जी, उन्होंने हमारी चुगली इसलिए नहीं की क्योंकि वो हमारी दुश्मन है, उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो खुद बाजार नहीं जा सकती। वो हमारी आजादी से जल रही थी। जल रही थी मतलब ये कि जो हम सह रहे हैं वही वो भी सह रही हैं। अगर उन्हें भी एक बार बाहर की जिंदगी का मजा मिल जाए तो वो भी समझ जाएंगी। हमें उनसे लड़ना नहीं है, हमें उन्हें भी अपने साथ लेना होगा, हमें उन्हें भी अपने हक के लिए लड़ना सिखाना होगा। लेकिन भाभी, ये कैसे होगा? वो औरतें तो अपने घरों से बाहर ही नहीं निकलती और हम बाहर नहीं जा सकते, तो फिर हम उनसे बात कैसे करेंगे? अगर हम बाहर नहीं जा सकते तो हम अपने घर पर ही रहकर उनसे बात करेंगे। कुछ समय बीत जाता है। दोपहर का समय था। रोशनी अपने घर की खिड़की पर बैठी थी और पास वाले घरों की खिड़कियों पर मीना और सरिता खड़ी थी। सरिता दीदी, मीना भाभी, क्या हाल है? क्या हाल होंगे रोशनी? हम तो यहीं इन चार दीवारों में बंद रहते, हमारी तो किस्मत ही खराब है। किस्मत खराब नहीं दीदी, बस हमने अपनी ताकत को पहचाना नहीं। आपको पता है, शहर की औरतें आदमियों के साथ दफ्तर जाती हैं, खुद की कमाई खाती हैं, और एक हम हैं जो अपने ही आंगन से बाहर नहीं निकल पा रही। पर रोशनी, हम तो गांव की कमजोर औरतें हैं, हम क्या ही कर सकती हैं? कोई कमजोर नहीं होता भाभी, आप सब अपने पांव पर खड़ी हो सकती हैं। आप में बहुत हुनर है, ऐसा थोड़ी ही है कि औरतें कुछ नहीं कर सकती। बस आप लोग डरना छोड़िए, एक बार लड़ना तो शुरू कीजिए, फिर देखना कैसा मैजिक होता है। अगले दिन सुजाता, कौशल्या, अदिति और रोशनी जल्दी से घर का सारा काम खत्म करती हैं और फिर दोपहर को फिर से खिड़की के पास खड़ी हो जाती हैं। आसपास की खिड़कियों पर और भी गांव की औरतें खड़ी थी और सभी फिर से बातें करने लगती हैं। रोशनी तो बिल्कुल सही कह रही थी, हम औरतें कमजोर नहीं है, हम बस अपनी ताकत भूल गई थी रोशनी, जो तूने हमें याद दिला दी। हाँ रोशनी, हमने ये बात गांव की और भी औरतों तक पहुंचा दी है, अब कोई पीछे नहीं हटेगा, हम सब एक साथ आगे बढ़ेंगे। यही तो चाहिए भाभी, इसी तरह एक दूसरे की ताकत बनेंगे और फिर एक दिन देखना, गांव की सारी औरतें एक साथ इस चार दीवारों को तोड़कर बाहर निकलेंगी। तभी रघुनाथ, विक्रम और रवि वहां आते हैं और उनके हाथों में कुछ बोरे थे। ये क्या कर रही हो खिड़की पर खड़े होकर? क्या कोई काम घर का नहीं है करने के लिए जो फालतू में समय बर्बाद कर रही हो? कौशल्या बहू, यहाँ आओ सबके सब। ये गेहूं और खड़े मसाले रखे हैं, आज से कोई भी पिसा हुआ सामान बाजार से नहीं आएगा, सब कुछ यही चक्की और सिलबट्टे पर पिसेगा। चलो लग जाओ काम पर। सुजाता, रोशनी, अदिति और कौशल्या खिड़की बंद करके वहां आती हैं। बाबूजी, ये सब क्या है? और पिसा हुआ आटा और मसाले तो बाजार से भी आ सकते हैं, आप लोग जानबूझकर ये भारी काम हम पर थोप रहे हैं ताकि हमें अपने लिए सांस लेने का भी वक्त ना मिले। आप लोग हमें घर की औरतें नहीं, मुफ्त की नौकर समझते हैं। रोशनी, तुम्हारी जबान कैंची की तरह चलने लगी है आजकल। नौकर नहीं बहू, हम तो तुम्हें संस्कारी बना रहे हैं। औरत का दिमाग अगर खाली रहे तो वो बाहर की हवा खाने के सपने देखती है। सही कहा विक्रम, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तुम औरतें अगर दिन भर चक्की पीसने और मसाले कूटने में बिजी रहोगी तो तुम्हें आपस में ये पंचायत करने और बाहर उड़ने का वक्त ही नहीं मिलेगा, और यही तुम्हारे लिए सही है। अब चलो सभी औरतें काम पर लग जाओ और बढ़िया से ये सब पीस कर तैयार करो। ऐसी कुछ समय बीत जाता है। रोशनी रोज खिड़की के पास खड़े होकर सभी औरतों को मोटिवेट करती थी। एक दिन रात को गांव की सारी औरतें चौपाल पर इकट्ठा होती हैं।
मेरी बात ध्यान से सुनिए आप सब। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम कोई चोरी नहीं कर रहे, बस अपने हक की बात कर रहे हैं। हम औरतें हैं और हम आदमियों से किसी भी बात में कम नहीं हैं। रोशनी, जब तूने हमें भरोसा दिलाया कि हम अपनी पांव पर खड़े हो सकते हैं तो हमें भी लगा कि हाँ ऐसा हो सकता है। अब हम पीछे नहीं हटेंगे, लड़ेंगे, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। हाँ रोशनी, तूने हमें एक नई जान फूंक दी है। तू ही हमारी नेता है। अब हम पीछे नहीं हटेंगे। अब सभी औरतें आजाद होंगी। ऐसी कुछ समय बीत जाता है। सभी औरतें चुप चुप कर एक दूसरे से मिलती थी, बाजार जाती थी और खूब मस्ती करती थी। एक दिन दोपहर को सारी औरतें कौशल्या के घर इकट्ठा होती हैं। देखिए, अब तक हमने बाहर निकलना सीखा है, पर अब भी हम आदमियों पर निर्भर हैं। छोटी से छोटी चीज के लिए हमें उनके आगे हाथ फैलाना पड़ता है और वो जब हमें पैसे देते हैं तो ऐसा जताते हैं कि एहसान कर रहे हैं। सोचो, अगर हम खुद के पैसे कमाने लगे तो हमारे पति भी हमारी इज्जत करेंगे और हम वो सब सामान ले पाएंगे जो हमें अपने खुद के लिए लेना है, जिसके लिए मर्द हमें पैसे नहीं देते। रोशनी, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन हम पैसे कैसे कमाएंगे? क्योंकि घर के आदमी तो हमें खेतों में काम करने के लिए जाने नहीं देते और बाहर हम काम कर नहीं सकते, तो फिर कैसे क्या करेंगे? हमें खेत जाना ही नहीं है दीदी। हम घर बैठे अचार और पापड़ का बिजनेस करेंगे। किसी को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। सब अपने अपने घर के आंगन में पापड़ और अचार बनाएंगी। पर रोशनी, ये सब बाजार में बेचने कौन जाएगा? कोई बाजार नहीं जाएगा जेठानी जी। मैंने फोन पर एक ऑनलाइन ऐप का जुगाड़ किया है। हम सारा सामान यहीं इकट्ठा करेंगे और शहर से एक डिलीवरी बॉय सीधा हमारे घर से पार्सल ले जाएगा। ये तो कमाल का आइडिया है। हम सब तैयार हैं रोशनी। कुछ समय बीत जाता है। रोशनी ने जैसे सबसे कहा था सभी औरतें वैसा ही करती हैं और अचार पापड़ बनाती हैं और रोशनी उन्हें घर बैठकर सेल करती है। कुछ समय बाद सभी की पहली कमाई होती है और इसीलिए सारी औरतें गांव के एक बंद घर में पार्टी रखती हैं रात को। मेरी जिंदगी में पहली बार मैंने अपनी मेहनत की कमाई देखी। रोशनी बेटा, तूने तो सच में जादू कर दिया। गांव की औरतें पार्टी एंजॉय कर रही थी, तभी अचानक वहां गांव के आदमी आ जाते हैं। रघुनाथ, विक्रम और रवि भी वहां आ गए थे। तो यहाँ चल रही है तुम औरतों की पार्टी। हमें कई दिनों से शक था कि तुम औरतें कुछ तो खिचड़ी पका रही हो और आज अपनी आंखों से देख लिया तुम्हारा ये तमाशा। हमने किसी की चोरी नहीं की है। हम खुशी मना रहे थे एक साथ। चुप कर कलमुही, तेरी वजह से ही आज ये सब हो रहा है। अब अगर किसी ने एक और शब्द बोला तो मैं उसे अभी के अभी घर से धक्के मार कर निकाल दूंगा। सभी वहां से अपने अपने घर चले जाते हैं। कौशल्या, सुजाता, अदिति और रोशनी एक साथ बैठकर एक कमरे में रो रही थी। सब खत्म हो गया रोशनी। हम कभी इस घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तुमने देखा रोशनी, घर के सारे आदमियों ने हमारे अचार पापड़ का सामान भी छीन लिया। अब हम क्या करेंगे? रोइए मत जेठानी जी। आदमियों ने सिर्फ हमारा सामान छीना, हमारा हुनर नहीं। याद रखिए, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है। हम फिर से खड़े होंगे और इस बार ऐसे खड़े होंगे कि कोई हमें गिरा नहीं पाएगा। कुछ समय बीत जाता है। अगले दिन दोपहर का समय था। रघुनाथ और विक्रम हॉल में बैठे थे, तभी रवि वहां आता है। पापा जी, मैंने गांव के दोनों सेठ के हाथ जोड़ लिए, पर कोई उधार देने को तैयार नहीं है। कल सुबह फसल कटवानी और मजदूरों को देने के लिए हमारे पास फूटी कौड़ी नहीं है। हाय रे किस्मत, खून पसीना एक करके फसल उगाई और अब कटाई के वक्त जेब खाली है। रवि, ऐसा करते हैं, एक बार मैं खुद सरपंच से जाकर बात करता हूँ, शायद बात बन जाए। रघुनाथ, विक्रम और रवि वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद रघुनाथ अकेले ही घर लौटता है तो वो देखता है कि टेबल पर कुछ पैसे रखे हैं। अरे इतने सारे पैसे, ये यहाँ कैसे? शायद विक्रम ने किसी से मांग कर रख दिए होंगे। चलो, भगवान ने इज्जत रख ली। अब कल फसल आराम से कट जाएगी। कुछ दिनों बाद गांव के बीचों बीच सभी गांव वाले मौजूद थे, जहां रघुनाथ, विक्रम और रवि भी थे। सभी अपनी अपनी फसलों के साथ वहां खड़े थे। अरे वही रघुनाथ, इस बार तुम्हारी फसल में कोई दम नहीं है। दाना एकदम हल्का है, मैं इसके कम पैसे दूंगा। क्या बकवास कर रहा है सेठ? खून पसीना बहाकर ये फसल उगाई है हमने और आप कम पैसों की बात कर रहे हैं? सेठ जी, थोड़ा तो रहम करिए। गांव में पानी की भयंकर कमी है। हमें चंदा करके एक बोरिंग भी करवानी है। सिर पर कर्जा अलग से बैठा है। इतने कम पैसों में तो हम बर्बाद हो जाएंगे। देखो भाई, मैं कम से कम पैसों में ही खरीदूंगा सबकी फसलें। जिसे बेचना है वो बेचे और नहीं बेचना तो अपनी अपनी फसलें ले जाओ यहां से। तभी वहां सभी औरतें रोशनी, सुजाता, कौशल्या, अदिति, सरिता और मीना आ जाती हैं। सेठ जी, फसल की कीमत तो बहुत है। हम फसल को कौड़ियों के भाव नहीं बेचेंगे। बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? औरतों का काम सिर्फ रसोई में रोटियां सेकना नहीं है बाबूजी। आप लोग फिक्र मत कीजिए, इस लालची सेठ को एक दाना नहीं देंगे हम। इस पूरी फसल को हम औरतें शहर की मंडी लेकर जाएंगी और दुगने दाम में बेच कर आएंगी। अरे ओ गांव की औरतों, तुम शहर की मंडी में व्यापार करोगी? वहां खड़ी भी नहीं हो पाओगे तुम तो।
आप लोगों को अपनी फसल के सही पैसे चाहिए ना, तो मुझ पर भरोसा करके देखिए। अगर मैं इस फसल के दुगने पैसे नहीं लाई तो जिंदगी भर के लिए अपने घर की 4 दीवारों में हमेशा के लिए कैद हो जाऊंगी। ए रघुनाथ भाई, हमें पैसों से मतलब है। अगर बहू इतना भरोसा दिला रही है तो जाने दो इन्हें। ठीक है, अब कर भी क्या सकते हैं। चलो गांव वालों, लोड करो सारी फसल ट्रैक्टर में। कुछ ही देर में ट्रैक्टर पर फसल लोड हो जाती है। रोशनी, सुजाता, अदिति, कौशल्या और बाकी औरतें ट्रैक्टर के पास खड़ी थीं। तो जेठ जी, ट्रैक्टर का स्टेयरिंग आप संभालेंगे या मैं? क्योंकि मुझे भी ये चलाना आता है। चुपचाप पीछे जाकर बैठ जाओ। ट्रैक्टर चलाना आदमियों का काम है, औरतों का नहीं। विक्रम ट्रैक्टर चलाकर शहर की मंडी में ले जाता है और मंडी पहुंचकर विक्रम एक कोने में खड़ा हो जाता है। रोशनी जल्दी से बड़े बड़े सेठों को बुलाती है और देखते ही देखते बहुत सारे सेठ वहां इकट्ठा हो जाते हैं। सेठ जी, ये देसी गेहूं है, इसमें किसी केमिकल की मिलावट नहीं है, एकदम अच्छा, एकदम फ्रेश गेहूं है। बस इसकी कीमत ज्यादा है क्योंकि अच्छे माल की ही कीमत होती है। रोशनी अपनी बातों से बड़े बड़े सेठों को फसल डबल कीमत में बेच देती है। ये देखकर विक्रम हैरान हो गया था। ये कैसे हो सकता है? इसने तो खड़ी खड़ी कुछ ही समय में पूरी फसल को डबल कीमत में बेच दिया। ये तो कमाल हो गया। कुछ समय बाद सभी वापस गांव में लौट जाते हैं। गांव जाकर रोशनी सभी को उनके फसल के डबल पैसे देती है तो सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं। तभी वहां पर एक बड़ी बोरिंग करने वाली ड्रिल मशीन आती है। अरे भाई, ये बोरिंग की मशीन हमारे गांव में कौन ले आया? हमने तो इसे नहीं बुलाया, हमारे पास तो इसे देने के पैसे भी नहीं है। बाबूजी, इस मशीन को हमने बुलाया है और इसके पैसे भी हम ऑनलाइन भर चुके हैं। तुमने? पर तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? उसी पापड़ और अचार के बिजनेस से जी, जिसे आपने उस रात बंद करवा दिया था। हम औरतों ने अपनी उसी कमाई के पैसों से पूरे गांव के लिए बोरिंग मशीन मंगवाई है ताकि सभी खेतों में पर्याप्त पानी पहुंच सके। ये सुनते ही वहां खड़े सारे आदमी हैरान रह जाते हैं और साथ में बहुत दुखी भी हो जाते हैं। हमने तुम्हें कमजोर समझा रोशनी, पर तुम औरतों तो सच में बहुत महान हो। सुनिए जी, वो फसल कटाई से एक रात पहले जो 50,000 रुपए आपको टेबल पर मिले थे ना? हाँ, वो तो शायद विक्रम किसी से उधार लाया था। नहीं जी, वो पैसे विक्रम किसी से उधार नहीं लाया था। वो पैसे छोटी बहू और सुजाता की उसी अचार और पापड़ की रात दिन की मेहनत के थे। जब आप हॉल में बैठे थे तब हम सभी ने आपकी बातें सुन ली थी। हम तो आपकी मदद नहीं करना चाहते थे, लेकिन रोशनी ने हमें समझाया और उसने आपकी मदद की। ये सुनते ही रघुनाथ हैरान रह जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। अरे मुझे माफ कर दो कौशल्या, मुझे माफ कर दे बहू। मैंने जिंदगी भर तुम्हें इस घर की 4 दीवारों के अंदर कैद रखा, तुम्हें पैरों की ज्योति समझा, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि औरत आदमियों से कम नहीं होती। आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि औरतें आदमियों से ज्यादा महान हैं। औरतें वो कर सकते हैं जो शायद आदमी कभी न कर पाए। आज के बाद इस गांव की कोई भी औरत 4 दीवारी में कैद नहीं रहेगी। जिसे जो करना है वो करेगी, ये मेरा वादा है। सुजाता, मैं बहुत बुरा पति हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं जी, गलती सबसे हो जाती है। बस आप मुझे ब्यूटी पार्लर ले जाइएगा और सिनेमा हॉल, और हाँ, अचार पापड़ बनाने में भी मेरी मदद कीजिएगा। हाँ सुजाता, तू जैसा बोलेगी मैं वैसा करूंगा, और तुम्हारे जो अचार पापड़ का व्यापार है हम उसे और बड़ा बना देंगे। ये सुनकर सभी औरतें खुश हो जाती हैं।